सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार कंसोलिडेट करते उन सभी टॉपिक्स को। तो हमारी जर्नी में अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया फ्रेडरिक शोरियो की पेंटिंग, उसके बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, उसके बाद उसके माध्यम से कैसे फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस में जब नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज होती है तो उसके बाद से ये आइडियोलॉजी, ये जो विचारधारा है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड आउट होता है थ्रू फ्रेंच आर्मी, थ्रू नेपोलियन बोनापार्ट। तो यानी एक दौर शुरू होता है नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसके माध्यम से हमने सिविल कोड ऑफ 1804 और या फिर नेपोलियनिक कोड के बारे में हमने एस्पेक्ट को देखा। फिर हमने देखा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस प्रोसेस के अंतर्गत हमने 2-3 पॉइंट्स को पढ़ा, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में दो प्रकार के दो क्लास के वर्ग, दो वर्ग के लोग हमें देखने को मिलते थे। पहला कौन से थे, एरिस्टोक्रेट, और दूसरे कौन थे, पुअर पेजेंट्री। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में समाज में एक कमर्शियल क्लास, एक जो है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी इमर्ज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास हम उसको बोल सकते हैं। मिडिल क्लास आती है, अपनी एक आइडियोलॉजी को लाती है और इस आइडियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म या फिर लिबरलिज्म इसको बोलते हैं। और इस लिबरलिज्म के बाद हम जानते हैं पूरी व्यवस्था आपकी चल रही है। इस लिबरलिज्म का जो सेंस था, जो इनकी थिंकिंग प्रोसेस थी, वो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करना है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर में इनको स्वतंत्रता की बातें ये लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो लिबरल व्यक्ति हैं वो किया करते थे। लेकिन दौर बदलता है, वक्त बदलता है और समय आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। 1804 में नेपोलियन जो है रूल कर रहा था ओवर द फ्रांस और कन्क्वायर कर रहा था ऑल ओवर द यूरोप के अलग अलग टेरिटरीज को। लेकिन वक्त बदलता है और प्राइब कंट्री यानी प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में 1850 में क्या कर देती हैं, हरा देती हैं, डिफीट कर देती हैं। और 1815 में डिफीट करने के बाद कंडीशन ये बन जाती है कि आपका फिर से जो बर्बन डायनेस्टी को डिपोज्ड कर दिया गया था ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, उसको फिर से रिस्टोर कर देते हैं और पूरे यूरोपियन सिस्टम में, यूरोपियन सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म सोसाइटी फिर से एस्टेब्लिश होना शुरू कर देती है। तो उसमें हमने देखा कि रिवोल्यूशनरीज के कॉन्सेप्ट क्या हैं, कि जो लोग रिवोल्यूशनरीज थे, लिबरल आइडियोलॉजी वाले थे, देश में नेशन स्टेट की बात करते थे, वो अंडरग्राउंड हो गए और उसके बाद वो अंदर अंदर सीक्रेट सोसाइटी जैसी व्यवस्थाओं को बनाना शुरू कर दिए, जिसमें कि हमने गुजीपी मैजनी के बारे में पढ़ा और ये कैसे काम करते थे। ड्यूक मेटरनिक इनके बारे में क्या कहता था, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ लिया। अब आगे जो हमारा कंटेंट है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था द रिवोल्यूशनरीज तक, अब उसके बाद हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848। टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस टाइमलाइन को आप कहानी के साथ, थीम के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो पूरी कहानी, पूरा चैप्टर का कंप्लीट सेंट्रल आइडिया आपको सिक्वेंशियल फॉर्म में क्या रहेगा, लर्न रहेगा। तो स्टार्ट करें आज के डिस्कशन को। तो हमने यहाँ तक की पूरी जर्नी को अपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आज जो एज ऑफ रिवोल्यूशन है उसमें लिखा है कि एज कंजर्वेटिव रिजीम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड with the revolution in many regions of Europe, such as Italian, German, and the provinces of Ottoman Empire, Ireland, and Poland. देखिए, जैसे हम जानते हैं कि 1815 के बाद, 1815 के बाद एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव रिजीम बनना शुरू हो जाती है यूरोपियन सोसाइटी में, अलग अलग देशों में। जहां जहां मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करने की बातें हम लोग देख रहे थे, वो फिर से इमर्ज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कंजर्वेटिव रिजीम ट्राइड कर रही थी फिर से दोबारा आकर क्या करना, कंसोलिडेट करना, किसको, फॉर देयर पावर को। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव आए तो सेंसरशिप जैसी चीजें, तमाम ऐसी बातें वो फिर से इंट्रोड्यूस, कोई उनको क्रिटिसाइज करता है तो उनको वो अपोज करते थे, उनके खिलाफ कोई लिख ना पाए, पढ़ ना पाए, उनके खिलाफ कोई बोल ना पाए, ऐसी तमाम चीजों को रोकने का प्रयास करते थे। यानी पावर को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे थे। तो जैसे हम जानते हैं कंजर्वेटिव जो रिजीम आई वो ट्राई कर रही थी कंसोलिडेट करना, क्या, अपनी पावर को। लेकिन उसी समय में जो लिबरलिज्म थे, यानी लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, या फिर जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोल सकते हैं, वो
कम इन बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स। वो भी रेवोल्यूशन के साथ अलग अलग क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे वो अपने पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनकी पैरेलल में ही जो लिबरल आइडियोलॉजी वाले जो लोग थे वो भी नेस्लियम की आइडिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उसको अलग अलग रेवोल्यूशन के माध्यम से ऑल ओवर द यूरोप में उस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक्टिविटीज मतलब कि राजा पावर को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है और जो लिबरलिज्म वाले लोग हैं वो नेस्लिज्म की आइडियोलॉजी को अपने रेवोल्यूशन के माध्यम से अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में लगातार जो है शो ऑफ मतलब कि वो चीजें देखने को मिलती जा रही हैं। जैसे कि इटालियन रीजन्स में देखा जाए, जर्मन स्टेट रीजन में देखा जाए, आपका ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में देखा जाए, या आयरलैंड में देखा जाए, पोलैंड में देखा जाए। लेकिन ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ कि राजा पावर को कंसोलिडेट करना चाहता है और जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो नेशनलिस्ट थे, लिबरलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो सभी भी उसी के साथ साथ राजा दबाने का प्रयास कर रहा है और ये रिवोल्यूशन के माध्यम से इन सभी क्षेत्र में नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को इमर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हो रहा है, तो दिस रेवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। एलाइट मतलब होता है वही, आप समझ सकते हैं, समाज का जो प्रतिष्ठित जो वर्ग है उसको हम लोग एलाइट क्लास बोलते हैं। Among whom were professors, school teachers, clerk and members of the commercial middle class। ये सभी लोग क्या द रेवोल्यूशन, मतलब ये जो अलग अलग पार्ट्स में रेवोल्यूशन हो रहा है, नेशनलिज्म की बातें हो रही है, राजा को विरोध करने, राजा की व्यवस्था का विरोध करने की जो बात हो रही है, इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं, कौन लोग शामिल हैं। तो लिख रहा है दिस रेवोल्यूशन वर लेड बाई, इसको लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, जिसमें कि कौन कौन बिलोंग कर रहा है, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट है, मतलब शिक्षित जो वर्ग है, समाज का जो प्रतिष्ठित वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है वो इसमें शामिल है। इसके बाद प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, ये सभी जो है इस रेवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो आई होप आप कहानी को टू द पॉइंट कनेक्ट करके समझ पा रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़े, द रिवोल्यूशनरीज पढ़े, फिर हमने देखा कि कंजर्वेटिव एरा आ चुका है। कंजर्वेटिव जो लोग थे पावर को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर जो रिवोल्यूशनरीज हैं अलग अलग क्षेत्र में यूरोप के रेवोल्यूशन के माध्यम से, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के माध्यम से लोगों को फिर से राष्ट्रवाद के धागे में पिरोने का, बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से लोग हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, ये सभी इस रिवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और इसके माध्यम से सबसे पहला अपहेवल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, फ्रांस में। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपियन जब हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले फ्रांस के बारे में ही पढ़ते हैं। तो 1789 में भी फ्रांस ने क्या किया, पावर की शिफ्टिंग किया फ्रॉम मोनार्की टू द सिटीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि मोनार्की से लेके पावर जो है नागरिकों के बीच में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1830s में भी अगर देखा जाए, हम क्या पढ़ रहे हैं 1830s, यानी कि द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जिसमें अब क्रांतियां हमें लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं और रेवोल्यूशनरी लोग जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, यानी फ्रांस में सबसे पहला जो उथल पुथल है वो हमें जुलाई 1830 में देखने को मिल जाता है, 1830s में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप at its head। लाइन आपको समझ में आ रही है, आई होप। लिखा है कि द बर्बन किंग, हम जानते हैं कि बर्बन डायनेस्टी 1774 में फ्रांस में रहती थी, उसको 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन के माध्यम से क्या कर दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन एक समय आता है, नेपोलियन आता है, नेपोलियन के बाद 1815 में नेपोलियन भी चला जाता है, उसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। 1815 में जो कंजर्वेटिव जो लोग थे, जो रिजिम थे, जो कंट्रीज थी, उन्होंने मिलके फ्रांस में फिर से क्या कर दिया था, बर्बन किंग को, यानी वही जो बर्बन किंग था उस वक्त, उसी के जो भी उसी डायनेस्टी के जो भी लोग रहे होंगे उनको फिर से इंस्टॉल कर दिया, यानी बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर फ्रांस में फिर से कर दिया गया था। तो 1800 क्या बोल सकते हैं 1830 यानी 1830 में जो जुलाई में क्रांति हुई, उसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है
कि जो राजा रिस्टोर कर, जो बर्बन किंग को रिस्टोर कर दिया गया था पावर में, कब? कंजर्वेटिव रिएक्शन के बाद, जब आफ्टर 1815 में जब कंजर्वेटिव रिएक्शन मतलब कि जो वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई, तो उसके पश्चात हम जानते हैं कि उन हर चेंजेस को अंडो कर दिया गया था कंजर्वेटिव रिजिम्स के द्वारा, कंजर्वेटिव कंट्रीज क्या बोल सकते हैं, एम्पायर्स के द्वारा, या जो भी मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, उसने क्या कर दिया, फ्रांस में 1815 में फिर से क्या कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था बर्बन डायनेस्टी को। क्या कर दिया था? बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था। उसको फिर से 1830 में यानी 1830s में वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। वो एक बार फिर से उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, किसके द्वारा? लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, अब ये लिबरल क्या है ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा फिर से जो 1815 में जिस बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया था कंजर्वेटिव रिजिम के द्वारा, उसको फिर से लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप एट इट्स हेड, और उसको फिर से यानी मोनार्किकल सिस्टम को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी राजा अब अंडर कंट्रोल बाई क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के। यानी कि जो मोनार्की थी अब उसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और उसको हेड कौन थे? लुई फिलिप। कौन थे? लुई फिलिप। यानी लुई फिलिप अब क्या बन चुके हैं? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुके हैं। सिर्फ राजा नहीं बल्कि राजा भी, अब राजा की पावर में भी क्या रहेगा? चेक रहेगा। राजा भी पार्लियामेंट को, मतलब कि राजा भी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगा, राजा भी डेस्पोटिज्म को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जिसको देख के एक ऑस्ट्रियन चांसलर है जिसका नाम है ड्यूक मैटरनिक। हम जानते हैं ड्यूक मैटरनिक एक स्टेटमेंट देता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये थोड़ा सा टोंट के वर्ड में कहा जा रहा है कि मतलब व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब जो फ्रांस करता है, अगर फ्रांस इतना करता है तो पूरे यूरोप में इतना इतना बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको देख देख के सभी लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे व्हेन फ्रांस स्नीजेस द मैटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है तो इस बात की जो स्पार्किंग है ऑल ओवर द यूरोप में फैलना शुरू हो जाती है। कैसे? हम जानते हैं कि द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स व्हिच लेड टू बी बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। जिसमें कि सबसे पहला फ्रांस के बाद जो एक्शन लेने वाला देश बना वो कौन बना? बेल्जियम बना। क्या बना? बेल्जियम। जो बेल्जियम पहले हिस्सा हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा था बेल्जियम। वो तुरंत उससे क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन होता है और उससे टूट के एक अलग ही नेशन को क्रिएट कर देता है। यानी कि इस स्पार्क की वजह से, किस स्पार्क? जो जुलाई रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस में जो जुलाई 1830s में जो घटना घटी उसकी पहली स्पार्किंग हमें देखने को मिलती है बेल्जियम में। और जिसमें बेल्जियम क्या यानी ब्रुसेल्स क्या करता है कि विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। यानी वो तुरंत उससे टूट के क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसके मैप को हम लोग जानते हैं कि ये देख सकते हैं आप। अगर इस मैप को आप देखेंगे तो ये पूरा क्या था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। क्या था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब इसमें से ये जो बेल्जियम है, ये जो है बेल्जियम जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। यानी ये चीज़ें हम लोग इसमें देख ली। अब इसकी स्पार्किंग अभी रुकेगी नहीं। स्पार्किंग अभी आपका और भी ऑल ओवर द यूरोप में फैलने वाली है। जैसे कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, या फिर बोले ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ग्रीक शब्द जो है आप इसको जानते होंगे, एथेंस जिसको पर यूनान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनान बोलते हैं। यूनानी सभ्यता। देखिए यूनान के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इसको कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहता है? कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। कि यानी कि यूरोपियन जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न जो कल्चर है, वो आपका यहीं से पैदा होता है। कहाँ से? ग्रीक से, जिसको हम लोग एथेंस पहले बोलते थे, यूनान बोलते थे। तो वो चीज़ है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जैसे बेल्जियम ने खुद को नीदरलैंड से क्या कर लिया? अलग कर लिया। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चीज़ें भी शुरू हो रही हैं। पूरे जितने भी एलाइट लोग हैं मोबिलाइज होना शुरू होते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ। कहाँ पे? पूरे ऑल ओवर द यूरोप में। किस चीज़ के लिए? ग्रीक वॉर ऑफ, यानी कि ग्रीस को आज़ाद कराने के लिए भी ऑल ओवर द यूरोप में
नेशनलिस्ट फीलिंग जो है पैदा हो रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है? बस वो जो चीज़ हमने बताया कि ग्रीस को क्या माना जाता था, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से ऑल ओवर यूरोप में ये चीज़ बहुत तेज़ी से अपहेवल होने लगी कि हम ग्रीस को क्या कराएंगे, इंडिपेंडेंट कराएंगे। जैसे कि ग्रीस हैड बीन पार्ट्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय तक, 15वीं शताब्दी तक अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी से ऑटोमन एम्पायर का ग्रीस क्या हुआ करता था, हिस्सा हुआ, यानी कि उस पर कब्जा किसका था, ऑटोमन एम्पायर। और चूंकि ग्रीस में हम जानते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कि क्रिश्चियनिटी वाला मामला है, और ऑटोमन एम्पायर क्या है, एक इस्लामिक जो है टेरिटरीज, इस्लामिक एम्पायर है। और ये चूंकि उनका जो फीलिंग थी, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, उनको ये माना ये हमारी सभ्यता यहाँ से पैदा हुई, लेकिन ये जो हमारी पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरा टेरिटरी है, ये हमारा जो देश है, वो एक इस्लामिक स्टेट्स के अंडर कंट्रोल आता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ईसाई लोग हैं, जितने भी यूरोपियन जो टेरिटरीज हैं, वो ये प्रयास करते हैं, यूरोपियन जो लोग हैं वो ये प्रयास करते हैं कि हम ग्रीस को क्या कराएंगे, इस ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंसी दिलवाएंगे, इंडिपेंडेंस उसको इंडिपेंडेंट कराएंगे। यानी कि द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगिन इन 1821, जो कि कब शुरू होता है, 1821 में रेवोल्यूशन उसकी आज़ादी के लिए शुरू हो जाता है। ये जो बेल्जियम ने अपने आप को किया, फ्रांस ने किया, यानी फ्रांस से पहुंचा कहाँ पे, बेल्जियम में, बेल्जियम ने नीदरलैंड से खुद को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब वो चीज़ पहुंचा कहाँ, ग्रीस में। तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा यूरोप में। और वो कहीं ना कहीं स्पार्क करता है किसको, स्ट्रगल को। और वो स्ट्रगल किसके लिए था, इंडिपेंडेंस किसकी, ग्रीक विच बिगन इन 1824, यानी कि ये कब शुरू होता है, 1821 में। और इसमें क्या चला था, ग्रीस की आज़ादी के लिए, ग्रीक की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। Nationalists in Greece got support from other Greek living in exile and also from the many West Europeans who had been sympathized for ancient Greek culture। सभी लोग क्या थे, एंशिएंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथाइज थे, उससे सहानुभूति रखते थे, उसके प्रति उनकी सेंसिटिविटी जुड़ी हुई थी कि ग्रीस हमारा क्या है, एक यूरोपियन एंशिएंट ग्रीक कल्चर हमारा खुद का है, जिसको हम लोग जानते हैं कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी कि हर जो यूरोपियन का जो सेंसिटिविटी है वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो सभी लोग क्या करने लगे, जो नेशनलिस्ट इन ग्रीस के थे वो तो ठीक है, वो सपोर्ट भी पाने लगे किससे, जो अदर ग्रीस थे, अलग अलग देशों में, अलग अलग टेरिटरीज में रहा करते थे, उनसे भी उन सभी ग्रीस वालों को सपोर्ट मिलने लगा। साथ ही साथ वेस्ट यूरोपियन को भी उनसे सहानुभूति मिलने लगी, इसके लिए, फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर के लिए। क्योंकि और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस ग्रीस की आज़ादी के लिए अब सिर्फ वही ग्रीस के ही लोग नहीं, ऑल ओवर द यूरोप के लोग ग्रीस के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यूरोपियन सभ्यता इसी स्थान से पैदा हुई है, तो ये स्थान हमारा खुद का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस्लामिक कंट्री के अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी लोग स्ट्रगल करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। पोएट्स आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। यानी सभी लोग, चाहे पोएट्स हो, आर्टिस्ट हो, ये ग्रीस को क्या कहते थे, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन सभ्यता का क्या है, पालना है। और मोबिलाइज करने लगे, अपने ओपिनियन के माध्यम से सपोर्ट लेने लगे, स्ट्रगल करने लगे कि भाई हम जो है इस्लामिक या मुस्लिम एम्पायर के अंतर्गत अपनी इस अद्भुत, इस अनोखी, इस अपनी एक एंशिएंट ग्रीक कल्चर को हम लोग नहीं छोड़ सकते, इसको हम इंडिपेंडेंट कराएंगे। यानी कि स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर सबका देखने को मिल जाता है, ऑल ओवर द यूरोप की बात करें। इसी में आपके एक पोएट थे, का नाम आप याद रख लीजिएगा, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ये आप, चूंकि ये इंग्लैंड के थे, फिर भी वो जो ग्रीस के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका जो है फीलिंग किसके साथ थी, एंशिएंट ग्रीक कल्चर के साथ। और इसके लिए वो क्या करते थे, ऑर्गेनाइज फंड को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, और लेटर वेंट टू फाइट इन द वार। और उसको जो है युद्ध लड़ने भी वो खुद गए थे, फंड भी कलेक्ट करते थे, युद्ध लड़ने भी गए, और फाइनली वहाँ पे क्या 1824 में बुखार की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कि फिर भी ये दिखा रहा है कि यूरोप के सभी लोग ग्रीस को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन ये संघर्ष की जो चिंगारी है वो आती कहां से है, तो वो आती है फ्रांस से, फ्रांस से बेल्जियम में, बेल्जियम से ग्रीस में। ग्रीस की बात करें तो फाइनली जब इतना स्ट्रगल मास मूवमेंट होने लगा, तो फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल
ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और फाइनली 1832 में, देखिए 1821 में आपका स्ट्रगल शुरू होता है और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके यानी कि आप बोल सकते हैं इसको कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है, उस ट्रीटी के माध्यम से ग्रीस को फाइनली इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस ट्रीटी के माध्यम से ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। तो इस ट्रीटी के माध्यम से ग्रीस फाइनली क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बन जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि हम देख लिए फ्रांस में ये चीजें शुरू हो रही हैं, अब वो पूरे यूरोप में कैसे स्पार्क कर रही हैं। तो हमने देखा कि बेल्जियम क्या कर लेता है, खुद को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लेता है। फिर इसके बाद ग्रीस जो है ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए लोग संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। फाइनली 1832 में ग्रीस अपने आप में इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभर के सामने आ जाता है। ये आप अगर मैप को थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो आप इसको समझ पा रहे होंगे ग्रीस की लोकेशन क्या है, बाकी सबकी ये ऑल ओवर द यूरोप का लगभग मैप आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीस है, ये क्या है, ग्रीस है, टर्की है, यानी ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीस, ये टर्की आपका ऑटोमन एम्पायर जिसको पहले बोलते थे। तो ये तो बेल्जियम अपने आप को क्या कर लिया, आज़ाद कर लिया। ऑटोमन एम्पायर का एक्सपेंशन आप देख सकते हैं कब कितना था, कब कितना था, कब कितना था, कब कितना था। तो इसी में आपका क्या हो चुका था, ये ग्रीस भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल आता था। ये ग्रीस का आप कंप्लीट जो है मैप देख सकते हैं, ग्रीस का मैप। ये अगर देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर पूरा कंप्लीट जो क्या दिख रहा है, ऑटोमन एम्पायर दिख रहा है। ऑटोमन एम्पायर अपने में बहुत बड़ा एम्पायर था और इसी के अंडर कंट्रोल क्या आता था, ग्रीस आता था। क्या आता था, ग्रीस आता था। तो ये यूरोपियन के बाकी जो लोग थे यूरोप के, वो लोग ग्रीस की आज़ादी के लिए क्या करना शुरू कर दिए, संघर्ष कर दिए, क्योंकि उनको लगता था, उनको पता था कि ग्रीस क्या है, हमारा कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जिसके लिए लोग मास मूवमेंट करते हैं, संघर्ष करते हैं। ग्रीस को फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के माध्यम से इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्या शुरू हो चुका है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। यानी कि हम देख रहे हैं कि फिर से वहाँ पे कहाँ पे, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे क्या हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है और उसकी स्पार्किंग ऑल ओवर द यूरोप में क्या हो रही है, फैल रही है। ऑल ओवर द यूरोप में क्या हो रही है, फैल रही है, जिसमें कि बेल्जियम सबसे पहले उसके बाद शुरू करता है, फिर इसके बाद ग्रीस शुरू करता है। अब तमाम देशों के भी बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। यानी एक रेवोल्यूशन का एरा आपका यूरोपियन सोसाइटी में शुरू हो चुका है। सो इसी के साथ हम लोग सेशन को साइन ऑफ करते हैं और कल हम लोग जो है यानी नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, रोमांटिसिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कभी कभी पूछता है। इसको हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसके साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।